Hello everyone, I am Aryan, MBBS student from KGMU लखनऊ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप लोगों ने पहली वीडियो को इतना अच्छे से देखा, उसको सपोर्ट किया, लाइक करा, तो उसके लिए काफ़ी थैंक यू। कुछ उसमें आप कुछ चीज़ समझ नहीं आई हो या कुछ कमी हुई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट CVS फिजियोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही कोई डाउट होगा तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो शुरू करते हैं। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट जो हमारा होता है, हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या है? बेसिक फंक्शन क्या है? हार्ट हमारा एक पंप की तरह काम करता है कि पंप करा, क्या पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। हार्ट ने पंप करा, ब्लड हमारे फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो अब हार्ट को पंप करने के लिए, यानी कि हार्ट पंप क्या करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए उसको एक इम्पल्स आनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब पहले इम्पल्स आएगी, यानी कि इम्पल्स आई और फिर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा और फिर हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट का यही काम है, इम्पल्स को जनरेट करना, और वो इम्पल्स फिर हमारे पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी कि कंडक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पूरा हमारा ब्लड सर्कुलेट होगा। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में हमारी, अब सबको पता है कि ऐसे नोड आता है, AV नोड आता है, बंडल ऑफ हिस जिसे हम AV बंडल भी कहते हैं, और साथ में पुरकेंजी फाइबर्स आते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट बेसिकली जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है मॉडिफाइड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हम सबको पता है, मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हार्ट, यानी कि कार्डियक मसल से बना होता है, लेकिन मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक तो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। अब एक्टिन और मायोसिन क्या है? हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स का अमाउंट कम हुआ तो कंडक्टिंग सिस्टम जिन एलिमेंट्स से बना होता है उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी कम है तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रिएशंस भी इसमें कम है। जो स्ट्राइएशंस हमें देखने मिलते हैं स्केलेटल मसल में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, वो इसमें कम देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे सेल ऑर्गेनेल्स का कंसेंट्रेशन भी यहाँ पे काफ़ी कम होता है। एक लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो मॉडिफाइड मायोकार्डियम में है कि यहाँ पे हमें कुछ छोटे गोल पी सेल्स मिलेंगे। पी सेल्स क्या? पी स्टैंड्स फॉर यहाँ पे पेसमेकर, यानी कि यहाँ पे हमें छोटे छोटे गोल पेसमेकर सेल्स मिलेंगे। अब इन पेसमेकर सेल्स का क्या क्या होगा? इन पेसमेकर्स, ये पेसमेकर सेल्स क्या करते हैं? हमारा स्पॉन्टेनियसली इम्पल्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। अब इम्पल्स क्या है? यहाँ पे इम्पल्स हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यानी कि बेसिकली एक्शन पोटेंशियल है, यानी कि डीपोलराइजेशन वेव। तो जो हमारे पेस मेकर सेल्स होते हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। तो ऑटोमेटिसिटी क्या होती है हमारी? कि ऑटोमेटिसिटी मतलब हमारी ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेशन की प्रॉपर्टी है। ऑटोमेटिकली कैसे? कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगर इम्पल्स जनरेशन हो रहा है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है और जो उसकी मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो रही है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑटोमेटिसिटी। यानी कि ऑटोमेटिसिटी क्या है? कि बिना कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई के हमारा स्पॉन्टेनियसली इम्पल्स प्रोडक्शन, एक्शन पोटेंशियल का प्रोड्यूस होना बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई और बिना किसी सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट के, हमारा अपने आप जब इम्पल्स प्रोड्यूस होगा तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ऑटोमेटिसिटी। अब जो है हमारे पेसमेकर सेल्स होते हैं ये सब जगह होते हैं।
यानी कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में सब जगह होंगे, ऐसे नोड हो, चाहे एवी नोड हो, चाहे बंडल ऑफ फिश हो, चाहे परकेंजी फाइबर्स हो, सब जगह हमारे पेसमेकर सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन इनका नंबर अलग अलग होगा। जहाँ ये पेसमेकर सेल्स ज़्यादा मात्रा में होंगे वहाँ पे जो ऑटोमेटिसिटी है यानी कि इम्पल्स प्रोडक्शन की जो टेंडेंसी है या इम्पल्स प्रोडक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि पेसमेकर सेल्स ही हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर रहे हैं बाय रैपिडली डीपोलराइजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ पेसमेकर सेल्स। तो बात आती है ऑटोमेटिसिटी रेट की। तो ऑटोमेटिसिटी रेट कहाँ ज़्यादा होगा? जहाँ पेसमेकर सेल्स ज़्यादा होंगे। तो ऐसे नोड में सबसे ज़्यादा पेसमेकर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका ऑटोमेटिसिटी रेट सबसे ज़्यादा होता है, 60 to 80 बीट्स पर मिनट का होता है, जो कि मैक्सिमम 100 बीट पर मिनट तक जा सकता है। एवी नोड और एवी बंडल की बात करें तो इसका 40 to 60 बीट्स पर मिनट है, और परकिंजी फाइबर्स का हमारा सिर्फ 15 to 40 बीट्स पर मिनट है। यहाँ पे सब में पेसमेकर सेल्स हैं, लेकिन कंसेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इनके रेट में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हमें साफ पता लग रहा है कि ऐसे नोड जो है, ऐसे नोड का ऑटोमेटिसिटी रेट यानी कि इम्पल्स प्रोडक्शन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सारे अब हमारे नोड्स हैं, ऐसे नोड है, एवी नोड है, एवी बंडल है, परकिंजी फाइबर है, सब कंडक्शन सिस्टम को बना रहे हैं, लेकिन क्या सारे ही इम्पल्स प्रोडक्शन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे इम्पल्स जनरेट नहीं करते हैं। हमारा नॉर्मल कंडीशन में जो डोमिनेंट पेसमेकर टिश्यू है, डोमिनेंट पेसमेकर टिश्यू कौन सा हुआ हमारा? ऐसे नोड। ऐसे नोड हमारा डोमिनेंट पेसमेकर टिश्यू है। क्यों डोमिनेंट पेसमेकर टिश्यू है? क्योंकि उसका रेट ऑफ इम्पल्स प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से ऐसे नोड हमारा नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हमारा पेसमेकर जो होगा हार्ट का, पेसमेकर क्या, जो पेस को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि पेस क्या है यहाँ पे? इम्पल्स। इम्पल्स का जो रेट है, इम्पल्स को जो जनरेट कर रहा है, इम्पल्स को जो जनरेट कर रहा है वो है पेसमेकर। तो पेसमेकर कौन है नॉर्मल कंडीशन में? हमारा ऐसे नोड है। अच्छा, तो लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसे नोड ही सिर्फ इम्पल्स जनरेट कर रहा है, बाकी जो हमारे और कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं वो क्यों नहीं इम्पल्स जनरेट कर रहे हैं? तो क्या होता है, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लो हमारा ट्रेन है। अब ट्रेन में अलग अलग डब्बे लगे हुए हैं, एक मान लो एक ऐसे नोड का है, समझने के लिए, एक एवी नोड का है, एक एवी बंडल का है, और एक हमारा परकिंजी फाइबर्स का है। अब ऐसे नोड जा रहा है 100 मीटर, हमारा मान लो 60 से 80 है ना, तो 70 मीटर पर सेकंड से मान लो जा रहा है, और एवी नोड ट्रैवल कर रहा है हमारा 50 से, एवी बंडल भी 50 से, और परकिंजी फाइबर की स्पीड कितनी है? सपोज हमारी 25, समझने के लिए। तो अगर हमारा ऐसे नोड जो है वो 70 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और सारे ट्रेन के डब्बे जो हैं हमारे ये कनेक्टेड हैं, तो एवी नोड जो है क्या वो ऐसे नोड के साथ ड्रैग होता चले जाएगा? क्योंकि अगर सारे ट्रेन के डब्बे कनेक्टेड हैं और आगे वाला ज़्यादा स्पीड से चले जा रहा है तो पीछे वाले तो उसके साथ ही ड्रैग होते चले जाएंगे। तो उसको अपनी एनर्जी खर्च करने की क्या ज़रूरत है? अपने पास से इम्पल्स प्रोड्यूस करने की क्या नीड है? जब सामने वाला लेके जा रहा है तो हमें खुद करने की क्या ज़रूरत है? सीधी सी बात है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारा कि जो ऐसे नोड है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऐसे नोड क्या करता है, एवी नोड, एवी बंडल और परकिंजी फाइबर को सप्रेस कर देता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों सप्रेस कर देता है? क्योंकि वो खुद बहुत ही ज़्यादा रेट से अपना इम्पल्स प्रोडक्शन कर रहा होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा ऐसे नोड ने इम्पल्स प्रोडक्शन करा। अब एवी नोड इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन ऐसे नोड ने इम्पल्स प्रोडक्शन करा इतनी देर में
एवी नोड इम्पल्स प्रोड्यूस करता है, इतनी देर में उसने क्या करा ऐसे नोड ने कि अपना इम्पल्स जो है कंडक्ट करके एवी नोड तक पहुंचा दिया। अब एवी नोड के पास इम्पल्स आ गई ऐसे नोड से, लेकिन इतने में वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाया। इस वजह से क्या हुआ कि वो एवी नोड को फिर आगे इम्पल्स कंडक्ट करनी पड़ी, एवी नोड से एवी बंडल, फिर एवी बंडल से पुरकेंजी फाइबर। यानी कि एवी नोड को इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना इम्पल्स खुद प्रोड्यूस कर पाए, ऐसे नोड ने कंडक्ट करके उस तक इम्पल्स पहुंचा दिया। इस वजह से क्या करा, क्योंकि ऐसे नोड इतनी तेज रफ्तार में कंडक्ट कर रहा है कि उसने बाकी सारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स को सप्रेस कर दिया। हालांकि उन तीनों के पास पेस मेकर सेल्स थे, लेकिन वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ, हम कह सकते हैं, ओवर ड्राइव सप्रेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऐसे नोड। अब ये ओवर ड्राइव सप्रेशन क्या है कि ओवर ड्राइव मतलब बहुत तेजी से ऐसे नोड हमारा इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा था, जिस वजह से सप्रेशन हो गया हमारा एवी नोड, बंडल ऑफ हिस और परकेंजी फाइबर्स का। इसी वजह से नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो पेस मेकर होता है हार्ट का वो ऐसे नोड होता है, और ये जो बाकी सारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, परकेंजी फाइबर्स, ये हमारे साइलेंट पेस मेकर्स की तरह एक्ट करते हैं, या इन्हें लेटेंट पेस मेकर्स भी कहते हैं नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में। हालांकि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे कि हार्ट ब्लॉक में ये जो साइलेंट पेस मेकर है ये भी इम्पल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे आती है कि जो ऑटोमेटिसिटी है ये प्रॉपर्टी है पूरे कंडक्टिंग सिस्टम की, यानी कि ऐसे नोड के पास भी है, एवी नोड के पास भी है, बंडल ऑफ हिस के पास भी है। सीधी सी बात है, जहाँ पेसमेकर सेल्स हैं वहाँ ऑटोमेटिसिटी की प्रॉपर्टी है, लेकिन ओवर ड्राइव सेपरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, ऐसे नोड की, जिस वजह से वो नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। अब यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कि ऐसे नोड नॉर्मल पेसमेकर ऑफ हार्ट है, वो इम्पल्स जनरेट करता है फास्टर देन एवी नोड एंड पुरकेंजी फाइबर, और इसी वजह से एवी नोड और परकेंजी फाइबर्स को अपना उतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो इम्पल्स अपने खुद से जनरेट कर पाए, इससे पहले ही कंडक्ट करा के ऐसे नोड उस तक इम्पल्स पहुंचा देता है। अब यहाँ पे एक बात आती है, एक स्टोक्स एडम सिंड्रोम। स्टोक एडम सिंड्रोम क्या है? तो सपोज हम मानते हैं कि ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है। अब यहाँ पे क्या था, हमारा ऐसे नोड था, यहाँ हमारा एवी नोड था, फिर हमारा वेंट्रिकल। तो क्या हुआ, ऐसे नोड से कंडक्ट होके इम्पल्स आती एवी नोड तक, और एवी नोड से फिर हमारे वेंट्रिकल्स में चली जाती थ्रू लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, फिर परकेंजी फाइबर्स यहाँ से। लेकिन क्या हुआ, हमारी हार्ट ब्लॉक की कंडीशन है। अब हार्ट ब्लॉक में क्या हुआ कि ये जो एवी नोड पे या एवी बंडल पे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर हमारा एवी नोडल ब्लॉक हो गया या एवी बंडल ब्लॉक हो गया तो इम्पल्स जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं आ पाएंगी। अब एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स नहीं आ पाई तो वेंट्रिकल तक इम्पल्स नहीं पाई, इम्पल्स की वजह से ही हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, इम्पल्स नहीं आई तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, टेम्पररी वेंट्रिकुलर एसिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ए मतलब नहीं, तो वेंट्रिकुलर एसिस्टोल हो जाएगा। और अगर ऐसा ये काफ़ी टाइम तक होते रहा, सपोज 4-5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक होता रहा, तो हमारा क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड बाहर जाएगा नहीं हार्ट से, यानी कि क्या, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट कम हो गया तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारा ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक हो जाएगा। कहाँ पे, ब्रेन में। ब्रेन को क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा ब्लड फ्लो चाहिए होता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक हो जाएगा। अब जब ये इश्चेमिक अटैक हो गया तो हो सकता है उसकी डेथ हो जाए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर स्टोक एडम सिंड्रोम हो गया और इश्चेमिक अटैक हो भी गया तो जनरली डेथ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि वेंट्रिकल अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, प्रॉब्लम ये थी। तो इसमें क्या होता है, लेकिन वेंट्रिकल में हमारे पता है हमें परकेंजी फाइबर्स अच्छी खासी अमाउंट में होते हैं, और परकेंजी फाइबर्स क्या, हमारे
लेटेंट पेसमेकर या साइलेंट पेसमेकर है, यानी कि उसके पास पी सेल्स है। अब उसके बाद पेसमेकर सेल है तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि अपनी ऑटोमेटिसिटी की पार रीगेन कर लेगा और इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना शुरू कर देगा। तो वेंट्रिकल को क्या मिलने लगेंगी, वेंट्रिकल को इम्पल्स मिलने लगेंगी, इम्पल्स मिलने लगेंगी तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो इश्चेमिक अटैक फेड ऑफ हो जाएगा धीरे धीरे और हमारी कंडीशन नॉर्मल की तरफ रिस्टोर हो जाएगी। तो यही है इसमें कि परकेंजी फाइबर जो होंगे वो हमारे बीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, लेकिन ऐसे नोड के जितने ये बीट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ऐसे नोड हमारा 60 से 80 बीट पर मिनट जनरेट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि परकेंजी फाइबर में पेसमेकर सेल्स उतनी हाई कंसंट्रेशन में नहीं है, इसलिए खाली 15 to 40 बीट्स पर मिनट ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाँ, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन पेशेंट को डेथ से बचा लेगा फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसी बीट्स जो परकेंजी फाइबर जनरेट करे अगर हमारी एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स ट्रेवल नहीं हो रही हो, ऐसी बीट जो परकेंजी फाइबर जनरेट करे जब हमारे एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स ट्रेवल नहीं हो रही हो, इसी बीट को या हम बोलते हैं ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, यानी कि ईडियो वेंट्रिकुलर बीट या ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम हम इसको कहते हैं। तो ये था हमारा स्टोक्स एडम सिंड्रोम। अब जो हमारा कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है, यानी कि जो हमारा एसए नोड, एवी बंडल, बंडल ऑफ फेस, परकेंजी फाइबर्स, ये सब पूरा हमारा सिस्टम है, इसका काम क्या है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं अभी, कि जनरेट करता है रिदमिक इम्पल्स को। रिदमिक इम्पल्स मतलब एक कांस्टेंट इम्पल्स जनरेट करने को क्या बोला था हमने, ऑटोमेटिसिटी बोला था प्रॉपर्टी को, कि जो स्पॉन्टेनियसली अपना इम्पल्स को जनरेट करने की प्रॉपर्टी है वो हो गई ऑटोमेटिसिटी। अब रिदम, लेकिन ये जो इम्पल्स होते हैं कैसे होते हैं, रिदमिक होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे, ऑटो रिदमिसिटी। तो क्या दो प्रॉपर्टी हो गई कार्डियक कंडक्शन सिस्टम की, एक ऑटोमेटिसिटी, एक ऑटो रिदमिसिटी। दूसरा क्या हो गया कि ये कंडक्ट कर देता है इम्पल्स को थ्रू आउट दैट। अब कंडक्टिंग सिस्टम है तो कंडक्ट तो करेगा ही, तो एक और प्रॉपर्टी हो गई कंडक्टिविटी। और बाकी दो प्रॉपर्टी हैं कि एक है कि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये थोड़ा हम आगे समझेंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि पूरे वेंट्रिकल का ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मतलब ऑलमोस्ट जो मेजर पोर्शन है वेंट्रिकल का उनका कॉन्ट्रैक्शन साइमल्टेनियसली होता है। इसको हम भी आगे देखते हैं। इससे पहले हम आगे फर्दर जाएं, हम एसए नोड की और एवी नोड की थोड़ी पोजीशन और उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। एसए नोड क्या है, सबसे पहले तो एक सब एपिकार्डियल स्ट्रक्चर है, मतलब एपिकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एसए नोड अब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, नियर सुपीरियर वीना केवा, एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम एंड सुपीरियर वीना केवा। यानी कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये हमारा इस फिगर में मेरा सुपीरियर वीना केवा, ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम तो हमारा वहीं पे पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम में ही नियर टू सुपीरियर वीना केवा ही हमारा एसए नोड प्रेजेंट होता है। अच्छा, और एक और इसी लोकेशन को एसए नोड की हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस में प्रेजेंट होता है। इसी फिगर पे दोबारा आते हैं, ये क्या है हमारा क्रिस्टा टर्मिनालिस। जो हमारा इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम है, ये इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है हमारा इसका स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि ये जो हमें दिख रहा है ये क्या है हमारा स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा रफ एंटीरियर पार्ट।
तो स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट और रफ एंटीरियर पार्ट को डिवाइड कर रही है ये क्रिस्टा टर्मिनालिस, मतलब इंटरनली एक रिज प्रेजेंट होता है जो इन दो पार्ट को डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसके अपर पार्ट में हमारा एसे नोड प्रेजेंट होता है। ये दोनों एक ही लोकेशन को बता रहा है कि या तो बोलो पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम या अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस, दोनों सेम ही लोकेशन है लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है। अब एक बात आती है कि ऐसे नोड डेवलप्स फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑन राइट साइड ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोलॉजिकल थोड़ी बात है कि ऐसे नोड जो डेवलप होता है ये फ्रॉम राइट साइड ऑफ द एम्ब्रियो से डेवलप होता है। इसी वजह से जो राइट वेगस है वो पर्टिकुलरली हमें सप्लाई करती है ऐसे नोड को, यानी कि राइट वेगस से हमारी पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व क्या होती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन देती है। तो राइट वेगस हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सप्लाई फॉर्म करती है किसकी ऐसे नोड की, और सिमिलरली सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो आती है वो भी राइट साइड से आती है ऐसे नोड में। अब एवी नोड जो है हमारा क्या है, ये एंडोकार्डियल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोकार्डियम पे प्रेजेंट होता है। ये कॉम्पैक्ट होता है। अगर हम ऐसे नोड से कंपैरिजन करें तो एवी नोड एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन भी पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में ही है, लेकिन इट इज लोकेटेड नियर टू एवी सेप्टम, यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास होता है। एनाटॉमिकली बात करें तो ये लोकेटेड होता है ट्रायंगल ऑफ कॉक में, ट्रायंगल ऑफ कॉक। अब ट्रायंगल ऑफ कॉक है तो इसके तीन बाउंड्रीज होंगी। एक बाउंड्री होती है टेंडन ऑफ टोडेरो, दूसरी होती है कोरोनरी साइनस की ओपनिंग, और तीसरा होता है सेप्टल कस्प या लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको भी फिगर में देखते हैं। ये देखो, ये रहा हमारा टेंडन ऑफ टोडेरो, ये रहा हमारा सेप्टल कस्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व या सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, ये रही हमारी कोरोनरी साइनस, और ये इन तीनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ट्रायंगल ऑफ कॉक। इसी के अंदर हमारा एवी नोड प्रेजेंट होता है, या फिर दूसरे तरीके से क्या बोला था हमने कि इट इज प्रेजेंट ऑन, देखो पोस्टीरियर वॉल है तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम पे प्रेजेंट है नियर टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो दोनों तरीके से हम इसकी लोकेशन बता सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि एवी, जैसे ऐसे नोड हमारा राइट साइड के स्ट्रक्चर से डेवलप हो रहा था एम्ब्रियोलॉजिकली, एवी नोड जो है हमारा लेफ्ट साइड के स्ट्रक्चर से डेवलप होगा, इसीलिए इसको लेफ्ट वेगस और सिंपैथेटिक सप्लाई लेफ्ट साइड से आएगी एवी नोड को। तो ये हो गया हमारा ऐसे नोड एवी नोड के बारे में। यहाँ पे फिर से हमारा वही, ये एवी नोड है, ये इसकी बाउंड्रीज दिखाई हुई हैं ट्रायंगल ऑफ कॉक की, टेंडन ऑफ टोडेरो, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग और लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये हमारा ऐसे नोड की लोकेशन है अपर पार्ट ऑफ क्रिस्टा टर्मिनालिस। इसके बाद आता है हमारा, इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा कंडक्टिंग पाथवे कैसा होता है, कैसे कैसे कंडक्शन होता है ऐसे नोड ने। अब नॉर्मल कंडीशन में समझ आएगी कि ऐसे नोड ने इम्पल्स प्रोड्यूस कर दी। अब यहाँ से फिर इम्पल्स कैसे कैसे ट्रैवल करेंगे थोड़ा देख लेते हैं। तो ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करी। अब ऐसे नोड कहाँ है, पोस्टीरियर वॉल ऑफ राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से हमारा कहाँ जाएगा, सब पहले एट्रिया में जाएगा जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो। तो देखते हैं कैसे जाएगा। तो ऐसे नोड से इम्पल्स जाती है एवी नोड तक। अब कैसे जाएगी, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ इंटरनोडल पाथवे होते हैं, इंटरनोडल पाथवे होते हैं। इंटरनोडल पाथवे हम उन्हें इंटरनोडल बैंड भी कह सकते हैं, इंटरनोडल ट्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। तीन मेजर यहाँ पे ऐसे नोड से एवी नोड तक ट्रेवल करने के लिए तीन इंटरनोडल बैंड्स होते हैं। एक एंटीरियर बैंड होता है, एक मिडिल बैंड होता है, एक पोस्टीरियर बैंड होता है।
ठीक है। मिडिल बैंड को हम क्या कहते हैं? मिडिल बैंड को हम ट्रैक्ट ऑफ विंग के बैक भी बोलते हैं, WINCKEBACH। और पोस्टीरियर इंटरनोडल बैंड को हम क्या, ट्रैक्ट ऑफ थॉरेल भी बोलते हैं, ये साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है। एंटीरियर इंटरनोडल बैंड का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन जो एंटीरियर इंटरनोडल बैंड होता है इसकी एक ब्रांच होती है जो कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाती है, इसको हम बोलते हैं बैकमैन्स बंडल, इसको बोलते हैं बैकमैन्स बंडल। ये ब्रांच है हमारी एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट की ही ब्रांच है जो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाती है। अच्छा, अब अब ये ऐसे नोड था राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में हमारी मसल्स भी तो होंगी एट्रिया की, तो उनसे भी तो कंडक्शन हो सकता है, जरूरी थोड़ी है इन बैंड से ही। हाँ, उन एट्रियल मसल से भी कंडक्शन हो सकता है, लेकिन उन एट्रियल मसल से जो कंडक्शन होता है ना, वहां से भी एट्रियल मसल से कंडक्ट होके एवी नोड तक आएंगी, लेकिन वो बहुत ही स्लो स्पीड से आएंगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.3 मीटर पर सेकेंड इस तरीके से आएंगी। लेकिन जो इंटरनोडल पाथवे हैं इनकी वजह से क्या होता है कि कंडक्शन स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर पर सेकेंड की हो जाती है, तो काफ़ी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज्ड कंडक्टिंग वेलोसिटी हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे नोड से हमारा एवी नोड में चला गया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी चला गया वाया बैकमैन्स बंडल, जो कि ब्रांच है हमारा एंटीरियर इंटरनोडल बैंड का या एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक्ट का। तो अब इससे क्या होगा कि हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इससे इम्पल्स ट्रैवल करी एट्रियम में और हमारा एट्रिया ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब अगर हम बोलें कि ऐसे जब ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करी तब टाइम हमारा t=0 था, तो इसे अपर पार्ट ऑफ एवी नोड तक पहुंचने में हमारा अप्रोक्सीमेटली 30 मिली सेकेंड लगा। अपर पार्ट ऑफ एवी नोड तक पहुंचने में, ऐसे नोड ने जब इम्पल्स जनरेट करी वहां से अपर पार्ट ऑफ एवी नोड तक पहुंचने में इसे 30 मिली सेकेंड लगा इम्पल्स को। अब एवी नोड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन एवी नोड पे जो होता है ना, वहाँ पे कंडक्शन स्पीड बहुत ही कम होती है, मतलब वेरी वेरी लो, इतनी लो होती है कि कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी यहाँ पे एवी नोड को ट्रैवल करने के लिए, यानी कि अपर पार्ट ऑफ एवी नोड से लोअर पार्ट ऑफ एवी नोड तक आने के लिए इसको टाइम, इम्पल्स को टाइम चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 मिली सेकेंड का, 100 मिली सेकेंड का टाइम चाहिए, और इसी को हम बोलते हैं एवी नोडल डिले, कि एवी नोड पे इम्पल्स का डिले हो रहा है, इतनी दूर आ गया ऐसे नोड से एवी नोड तक, लेकिन छोटे से एवी नोड को ट्रैवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 मिली सेकेंड चाहिए। ये गाइटन में 100 मिली सेकेंड दिया है, लेकिन हैरिसन कहता है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 100 मिली सेकेंड ही चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 125 मिली सेकेंड उसमें दिया है। ऐसा इसलिए दिया है क्योंकि मान लो हमारा हार्ट रेट ज़्यादा है, तो एवी डिले क्या होगा, एवी डिले कम होगा, तो क्लोज टू 60 होगा, या हार्ट रेट हमारा कम है तो एवी डिले इंक्रीज करके 120 मिली सेकेंड या 125 मिली सेकेंड तक हो सकता है। ठीक है, जनरल हम ध्यान रख सकते हैं कि 100 मिली सेकेंड का एवी नोडल डिले होता है। अब एवी नोड के बाद क्या आता है हमारा, एवी नोड के बाद आता है हमारा बंडल ऑफ हिस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बंडल ऑफ हिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एवी बंडल भी बोलते हैं, एवी बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल या बंडल ऑफ हिस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी हिस डिले होता है, हिस डिले यानी कि एवी बंडल डिले या हिस डिले हम कह सकते हैं, जो कि कितना होता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 40 मिली सेकेंड का डिले होता है। फिर से हैरिसन में रेंज दी गई है कि 35 मिली सेकेंड टू 55 मिली सेकेंड होता है, और रेंज का रीज़न वही है जो पहले बताया। याद रखने के लिए हम 40 मिली सेकेंड याद रख सकते हैं। तो बंडल ऑफ
हिस तक आने के लिए कितना टाइम लगा इम्पल्स को? 30 मिली सेकेंड प्लस 100 मिली सेकेंड प्लस 40 मिली सेकेंड, यानी कि 170 मिली सेकेंड लगा बंडल ऑफ हिस तक आने के लिए। अब बंडल ऑफ हिस क्या है? बंडल ऑफ हिस हमारा एकमात्र कनेक्शन है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल फॉर द इम्पल्स टू ट्रेवल। मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल में अगर इम्पल्स ट्रेवल करेगी तो बंडल ऑफ हिस के थ्रू ही करेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जगह पे हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो एवी सेप्टम बना है ये फाइब्रस टिश्यू का बना है। तो फाइब्रस टिश्यू का बना है तो इंसुलेटर का यहाँ पे इम्पल्स अगर टकराई भी इससे तो वो इंसुलेशन की वजह से इम्पल्स खत्म हो जाएगी, और इम्पल्स को ट्रैवल करना है अगर एट्रिया से वेंट्रिकल में तो बंडल ऑफ हिस या एवी बंडल से ही जाना होगा। अब क्या है, एवी बंडल फिर हमारा आगे दो बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक होती है हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच, एक होती है राइट बंडल ब्रांच। अब फिर ये जो बंडल ब्रांच है हमारी, ये फर्दर क्या, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच की बात करूं तो ये डिवाइड हो जाता है एक हमारा लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। इस तरीके से लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। फेसिकल क्या है? फेसिकल बेसिकली होता है हमारा कलेक्शन ऑफ या बंडल ऑफ फाइबर्स। अब ये फाइबर मसल फाइबर्स भी हो सकते हैं, नर्व फाइबर्स भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं तो ये फेसिकल है, मस्कुलर फेसिकल है, यानी कि कलेक्शन या बंडल ऑफ मसल फाइबर्स है। तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल में हमारा लेफ्ट बंडल ब्रांच डिवाइड हो गया। लेकिन राइट बंडल ब्रांच जो है इट विल कंटिन्यू एज अ सिंगल फेसिकल, ये हमारा सिंगल फेसिकल की तरह कंटिन्यू हो जाएगा। इसमें एंटीरियर और पोस्टीरियर फेसिकल में डिवीजन नहीं होगा। अब क्या होगा कि जो हमारे फेसिकल्स होंगे ये फर्दर ब्रांचिंग दे देंगे और इन ब्रांचेस को हम क्या कहेंगे? पुरकेंजी या परकेंजी फाइबर्स कहेंगे। यानी कि पहले क्या था, ऐसे नोड था, ऐसे नोड से एवी नोड तक 3 इंटरनोडल बैंड से आया, फिर एवी नोड पे डिले हुआ। डिले का रीजन हम आगे देखेंगे। एवी नोड पे डिले हुआ, एवी नोड पे डिले के बाद हमारा बंडल ऑफ हिस से ट्रैवल करा, वहाँ भी थोड़ा डिले हुआ। एवी नोडल डिले और एवी बंडल ऑफ हिस डिले को मिला के हम एवी डिले भी बोल देते हैं, दोनों को साथ मिला के। अच्छा, अब एवी नोडल डिले मान लो नहीं होता। अब एवी नोडल डिले अगर नहीं होता तो क्या होता कि हमारा एट्रिया प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करने का क्योंकि उतना समय नहीं मिलता तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से नहीं कर पाता तो वेंट्रिकल फिल नहीं हो पाता। वेंट्रिकल फिल नहीं होता तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता तो उतना ब्लड पंप नहीं हो पाता, और ब्लड पंप नहीं हो पाता तो फिर हमारा वही ब्लड फ्लो वगैरह कम हो जाता, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता, ब्लड प्रेशर कम हो जाता। फिर बंडल ऑफ हिस ने डिवाइड करा, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, और लेफ्ट बंडल ब्रांच फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। राइट बंडल ब्रांच हमारा सिंगल फेसिकल की तरह कंटिन्यू कर गया। अब यहां तक इम्पल्स आ गई थी हमारी एवी बंडल ऑफ हिस तक। अब फिर ये क्या अपने बंडल ब्रांच से ट्रैवल करेगी, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच से। और सबसे पहले क्या होगा, अगर हमारा वेंट्रिकल में बात करें तो सबसे पहले हमारा वेंट्रिकल में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन होगा, यानी कि इम्पल्स सबसे पहले हमारी कहाँ पे आएगी? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आएगी। दिख भी रहा है कि ऊपर से वेंट्रिकल से एट्रिया से आ रही है, तो कहाँ पे आ रही है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ही आ रही है। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन होगा, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखने की है कि सबसे पहले जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो डीपोलराइजेशन होगा वो होगा लेफ्ट साइड के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन, और उसमें भी मिडिल पोर्शन ऑफ द
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑन द लेफ्ट साइड। अच्छा, और दूसरी बात जो है कि ये जो हमारे एंटीरियर फेसिकल और पोस्टीरियर जो फेसिकल्स हैं, ये भी जो हमारे बंडल ब्रांचेस के जो फेसिकल्स हैं, ये सारे हमारे सब एंडोकार्डियली रन करते हैं, सब एंडोकार्डियली रन करते हैं। साथ में जो हमारे इसके जो फर्दर ब्रांच है पुरकेंजी फाइबर, वो भी सब एंडोकार्डियली होते हैं, तो यानी कि एंडोकार्डियम के नीचे होते हैं। तो जब ये एंडोकार्डियम के नीचे हैं, तो अगर हमारा अब डीपोलराइजेशन होगा मायोकार्डियम का, यानी कि वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम का जब डीपोलराइजेशन होगा, तो सबसे पहले एंडोकार्डियम का डीपोलराइजेशन होगा, क्योंकि एंडोकार्डियम के नीचे है तो सबसे पास एंडोकार्डियम है, तो एंडोकार्डियम का डीपोलराइजेशन होगा, इनसाइड टू आउटसाइड मूव करेंगे एंडोकार्डियम का डीपोलराइजेशन करते हुए, फिर ये फर्दर लास्ट में जाके हमारा एपिकार्डियम का डीपोलराइजेशन करेंगे। तो अब यहाँ से जब इम्पल्स आई हमारी बंडल ब्रांच से, तो हमारी लेफ्ट बंडल ब्रांच राइट बंडल ब्रांच के थ्रू होते हुए एंटीरियर फेसिकल पोस्टीरियर फेसिकल और परकेंजी फाइबर ने फिर पूरे हमारे वेंट्रिकल को डीपोलराइजेशन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कहाँ होगा? मिड पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऑफ लेफ्ट साइड, और उसमें ही बात करें तो सबसे पहले एंडोकार्डियल पोर्शन का होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो होगा सबसे पहले होगा हमारा लेफ्ट एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एट मिडिल पोर्शन, यानी कि मिडिल पोर्शन में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का होगा जो कि लेफ्ट साइड पे होगा, और एंडोकार्डियल पार्ट का क्यों? क्योंकि जो हमारा परकेंजी फाइबर से जो बंडल ब्रांचेस थे वो हमारे, और जो फेसिकल्स थे वो सब एंडोकार्डियली थे, तो सबसे पहले एंडोकार्डियम का करेंगे, फिर करते करते बाहर आएंगे, इनसाइड टू आउटसाइड आएंगे, फिर एट लास्ट हमारा एपिकार्डियम का डीपोलराइजेशन करेंगे। तो हमारा जो इम्पल्स आई, इसी डायग्राम पे वापस आए, तो मिडिल पोर्शन का डीपोलराइजेशन हुआ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का लेफ्ट पार्ट में, फिर यहाँ से इस तरीके से इम्पल्स ट्रेवल करेगी और राइट साइड के इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का डीपोलराइजेशन करेगी, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट साइड का हुआ, उसके बाद राइट साइड का होगा, और ऐसे करते करते एपेक्स ऑफ वेंट्रिकल तक आ जाएगी हमारी इम्पल्स। एपेक्स तक आने में इसे टाइम लगेगा, अगर ये एपेक्स है, एपेक्स तक आने तक इसे टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेटली इम्पल्स को 200 मिलीसेकेंड का टाइम लगता है। तो सबसे पहले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का हुआ, लेफ्ट पार्ट का हुआ, फिर राइट पार्ट का हुआ, फिर इम्पल्स एपेक्स तक आई, और फिर हमारे मोस्ट ऑफ द वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हुआ, और एट लास्ट हमारे यहाँ से इम्पल्स ऐसे ट्रेवल करते हुए जा रही है, तो लास्ट में किसका होगा? जो हमारे बेस ऑफ द वेंट्रिकल है, इसका सबसे लास्ट में डीपोलराइजेशन होगा। अगर एग्जैक्ट बताऊं तो पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल या पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर का यहाँ पे लास्ट में सबसे डीपोलराइजेशन होगा। पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे लास्ट में डीपोलराइजेशन होगा, और उसमें भी बात करूं तो एपिकार्डियम पार्ट का सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि एंडोकार्डियम से एपिकार्डियम डीपोलराइजेशन की वेव मूव करती है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं कि एट्रियल डीपोलराइजेशन हमारा सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है? एसए नोड में स्टार्ट होता है, ठीक है। एट्रियल डीपोलराइजेशन एसए नोड में हुआ, एट्रियल रीपोलराइजेशन भी एसए नोड पे स्टार्ट होता है, रीपोलराइजेशन की भी थोड़ी बात करेंगे। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जो होता है, बात हो चुकी है, सबसे पहले कहाँ होगा? लास्ट में कब होगा? लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकल टू डीपोलराइज, ये हमारा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक अपर मोस्ट पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का भी लास्ट में डीपोलराइजेशन होता है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था? मिडिल का हुआ था, और उसके बाद लेफ्ट से राइट में चला गया और नीचे चला गया एपेक्स तक। तो नीचे वाले इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का तो डीपोलराइजेशन हो गया, लेकिन ऊपर भी तो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसका डीपोलराइजेशन भी
लास्ट में होता है। और किसका लास्ट में होता है? पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, उसमें भी एपिकार्डियल पार्ट का। लेकिन अगर इन दोनों में से एक को चूज करना हो तो हम पोस्टेरो बेजल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को चूज करेंगे कि ये लास्ट पार्ट है वेंट्रिकल का डीपोलराइज करने वाला। अब जो वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन होता है, एट्रिया में तो सेम है कि डीपोलराइजेशन ऐसे नोड पे स्टार्ट हुआ और रीपोलराइजेशन भी ऐसे नोड में स्टार्ट हुआ, लेकिन वेंट्रिकल का जो रीपोलराइजेशन है ये एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल पे स्टार्ट होता है। कहाँ पे स्टार्ट होता है? एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल, स्टार्ट एट एपेक्स। एपेक्स पे स्टार्ट हुआ। अब एपेक्स पे अगर हमारा स्टार्ट हुआ तो एक बात यहाँ पे जो नोट करने वाली है कि जो डीपोलराइजेशन होता है ये होता है एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम यानी कि डीपोलराइजेशन का उल्टा। डीपोलराइजेशन हो रहा था हमारा एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, लेकिन रीपोलराइजेशन हो रहा है एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा डीपोलराइजेशन हुआ तो उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो क्या होता है कि हमारा जो एंडोकार्डियम है उसमें हमारी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो एंडोकार्डियम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, एपिकार्डियम भी करता है, लेकिन एंडोकार्डियम ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से उसकी ब्लड सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एपिकार्डियम की ब्लड सप्लाई उतनी कम नहीं होती है, जिस वजह से रीपोलराइजेशन जो होता है एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम होता है, ना कि एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम लाइक डीपोलराइजेशन। तो एपेक्स ऑफ द वेंट्रिकल का रीपोलराइजेशन सबसे पहले हुआ, उसमें भी किसका होगा? एपिकार्डियल पार्ट का होगा। और सबसे लास्ट में हमारा रीपोलराइजेशन किसका होगा? बेस ऑफ हार्ट का सबसे लास्ट में होगा। तो अब बेस जो है हमारा वेंट्रिकल का जो बेस है उसका सबसे लास्ट में रीपोलराइजेशन हुआ, और लास्ट में किस पार्ट का होगा? एंडोकार्डियम पार्ट का ही होगा, क्योंकि एपिकार्डियम टू एंडोकार्डियम वेंट्रिकल में रीपोलराइजेशन होता है और डीपोलराइजेशन में एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम। तो ये बात हमें क्लियर हो गई। यहाँ पे वही बात दी हुई है, उसी तरीके से देख लेना, कुछ खास है, नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इस पूरे हार्ट को डीपोलराइज होने में अप्रोक्सीमेटली टाइम लगता है 220 मिली सेकेंड फॉर कंप्लीट डीपोलराइजेशन। 220 मिली सेकेंड के आसपास का टाइम लगता है फॉर कंप्लीट डीपोलराइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे वही दिया है कि एट्रिया कि हमारा ऐसे नोड से एवी नोड तक कैसे जाता है, हमारा एट्रियल मायोसाइट से भी जा सकता है। ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स कैसे जाती है? हमारी एट्रियल मायोसाइट से भी जा सकते हैं, लेकिन मेनली हमारी किससे जाती है? 3 हमारे नोडल ट्रैक्ट से जाती है। 3 नोडल इंटरनोडल ट्रैक्ट जो है हमारे एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, इन सब के नाम लिखे हुए हैं। ट्रैक्ट ऑफ विंकलबैक, ट्रैक्ट ऑफ थॉरेल, और बैकमैन बंडल की बात हो गई है। एट्रियल मायोसाइट से हो सकता है, लेकिन उतनी रैपिडली नहीं होगा जितना इन इंटरनोडल ट्रैक्ट से हो रहा है। इसके बाद आता है हमारा एवी नोड और एवी बंडल, यानी कि एवी बंडल को ही हम एवी बंडल ऑफ हिस या बंडल ऑफ हिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा एवी डिले होता है। एवी डिले क्या है? एवी नोडल डिले प्लस एवी बंडल डिले। अब ऐसा क्यों हो रहा था, इसका रीजन देख लेते हैं कि एक तो जब हमारा अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करनी है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हमारी ट्रैवल करती है ये करती है एक सेल से दूसरे सेल तक वाया गैप जंक्शन। गैप जंक्शन के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करेगी एक सेल से दूसरे सेल तक। गैप जंक्शन के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है। तो अगर गैप जंक्शन का नंबर
कहीं पे कम हुआ तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रैवल करने में टाइम लगेगा। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल कैसे करती है हमारी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रैवल करती है वाया कैटायंस, मतलब बेसिकली तो कैटायंस ही मूव कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या होता है, सोडियम कैल्शियम यही सब तो हमारे मूव करते हैं, जिसकी वजह से हमारा डीपोलराइजेशन होता है। इम्पल्स क्या है, डीपोलराइजिंग वेव है। तो कैटायंस का ट्रैवल करते हैं हमारे गैप जंक्शन से, तो गैप जंक्शन कम है तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम लगेगा तो वही एवी डिले होगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे छोटे सेल होते हैं। अब छोटे सेल का क्या फ़र्क है देखते हैं। ये हमारा एवी नोड है सपोज। अब छोटे छोटे सेल होंगे तो कई सारे सेल होंगे, और कई सारे सेल होंगे तो कई सारी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी। कई सारी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी तो टाइम लगेगा। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पे जो डायमीटर ऑफ फाइबर होता है कम होता है। अब डायमीटर ऑफ फाइबर कम है तो यानी कि थिन फाइबर है, थिन फाइबर है, रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस हमें पता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। डायमीटर कम मतलब एरिया कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्शन स्पीड जो होगी या कंडक्टिंग वेलोसिटी जो होगी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तीसरा बात जो हमें इस लेक्चर में अच्छे से बनी आएगी, जब कार्डियक एक्शन पोटेंशियल देखेंगे तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी कि यहाँ पे जो होता है हमारा एट द लेवल ऑफ एवी नोड और एवी बंडल, यहाँ पे स्लो टाइप का एक्शन पोटेंशियल होता है, यानी कि कैल्शियम बेस्ड डिपोलराइजेशन होता है। एक बात हम याद रख सकते हैं कि जो हमारा सोडियम बेस्ड डिपोलराइजेशन होता है वो फास्ट एक्शन पोटेंशियल है, और जो कैल्शियम बेस्ड डिपोलराइजेशन है वो स्लो टाइप का एक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ पे गैप जंक्शन से जो कैटायंस मूव कर रहे हैं वो कैल्शियम है, इस वजह से स्लो टाइप का एक्शन पोटेंशियल है। इन सब के रीजन की वजह से हमारा एवी डिले है, एवी नोडल डिले और एवी बंडल डिले। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? ऐसे बिना मतलब थोड़ी हो रहा है। अब एवी नोड में डिले हो रहा है तो क्या कर रहा है इससे कि हमारा एट्रिया को टाइम मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने का और वेंट्रिकल को फिल करने का, यानी कि वेंट्रिकल का डायस्टोल जो फेज है उसको बढ़ा रहा है, उसको उसका टाइम को इंक्रीज कर रहा है, जिससे एट्रिया कॉन्टैक्ट करें, अपना ब्लड वेंट्रिकल में फिल कर दें और वेंट्रिकल फिर कॉन्ट्रैक्ट करें, जिससे हमारा सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट प्रोड्यूस हो। ठीक है, अब यहाँ पे वही सब एवी बंडल बंडल ब्रांच की बात दी हुई है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब एक आता है हमारा वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है, हमारा नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इम्पल्स ऐसे नोड से एवी नोड तक ट्रेवल करी, एवी नोड से फिर हमारा एवी बंडल में गई, और एवी बंडल से हमारे वेंट्रिकल्स में चली जाती है, यानी कि एवी बंडल हमारा एकमात्र साधन है जहाँ से एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स ट्रैवल कर पाए। लेकिन कुछ अबनॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि एक एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट होता है, अबनॉर्मल है, जिसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ केंट। अब ये बंडल ऑफ केंट की वजह से क्या होता है कि एवी नोड एवी बंडल है ये बाईपास हो जाता है। अब हमने एवी बंडल और एवी नोड को बाईपास कर दिया तो डायरेक्टली हमारी कहाँ पहुँच गई, वेंट्रिकल तक पहुँच गई, लेकिन डिले हुआ नहीं। अब डिले हुआ नहीं तो क्या हमारी डिले की वजह से क्या हो रहा था, थोड़ी इम्पल्स की स्पीड कम हो रही थी, लेकिन अब क्या कंडक्शन जल्दी होगा, वेंट्रिकल तक जल्दी पहुंच गई, वेंट्रिकल तक जल्दी पहुंच गई तो बाहर भी जल्दी निकला, आउटपुट भी जल्दी आया। तो क्या हो गया, हमारा जो रेट ऑफ रिदम है वो बढ़ गई, हार्ट बीट फास्ट हो गई, फास्ट हार्ट बीट प्रोड्यूस हुई, रैपिड रिदम प्रोड्यूस हुई। अब नॉर्मल होंगी ये रिदम, क्यों हुआ, क्योंकि एक एक्सेसरी पाथवे प्रेजेंट है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, जिसे हमने बंडल ऑफ केंट का, और इसने क्या, ये एक बाईपास पाथवे एक तरीके से, जो एवी डिले को बाईपास करते हुए हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल तक डायरेक्ट इम्पल्स ले जाता है। तो एवी डिले होगा नहीं, फास्टर कंडक्शन होगा, जिस वजह से हमारी रैपिड हार्ट बीट प्रोड्यूस होगी। जनरली ऐसा अगर होता है तो जनरली कोई खास सिम्टम्स नहीं आते हैं, जनरली पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है। हालांकि अगर कोई एरिथमिया वगैरह पहले से ही प्रेजेंट है तो उस केस में थोड़ा फेटल हो सकता है।
अब बात आती है कंडक्शन वेलोसिटी की। अब कंडक्शन वेलोसिटी और ऑटोमेटिसिटी रेट दोनों अलग अलग बात है। ऑटोमेटिसिटी रेट क्या था कि हमने इम्पल्स कौन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें पेसमेकर सेल ज़्यादा, उनका रेट ऑफ इम्पल्स प्रोडक्शन ज़्यादा, यानी कि वो बात थी प्रोडक्शन से रिलेटेड, जनरेशन ऑफ इम्पल्स से रिलेटेड। और ये क्या है, अब बात कर रहे हैं कंडक्शन वेलोसिटी, यानी कि स्पीड ऑफ इम्पल्स से रिलेटेड। अब कौन इम्पल्स ज़्यादा तेज से ट्रैवल करा रहा है, तो वहाँ नंबर ऑफ पेसमेकर सेल पर डिपेंडेंट था, यहाँ अलग केस है। तो हमें एक बात जो ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा जो होती है हमारी, वो होती है कंडक्शन वेलोसिटी पुरकेंजी फाइबर्स या परकेंजी फाइबर्स की, और सबसे कम जो होती है वो होती है एवी नोड की। वही एवी डिले होता है, हमने बात करी कि स्मॉलर सेल्स होते हैं और उनका क्या डायमीटर ऑफ फाइबर जो होते हैं वहाँ पे कम होता है, थिन होते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो कंडक्शन कम होगा। वही सब बात यहाँ भी है। तो परकेंजी फाइबर्स का सबसे ज़्यादा होता है। अब परकेंजी फाइबर की कंडक्टिंग वेलोसिटी ज़्यादा क्यों है? जिन सारी कारणों से हमारा एवी नोड पे डिले हो रहा था, एवी नोड की कंडक्शन वेलोसिटी कम हो रही थी, उन्हीं सब का उल्टा यहाँ पे होगा। वहाँ पे क्या था कि हमारे गैप जंक्शन कम थे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल कर रही थी वाया गैप जंक्शन। जो कैटायन वगैरह थे गैप जंक्शन ट्रेवल कर रहे थे, वहाँ कम थे, यहाँ ज़्यादा है। वहाँ छोटे सेल थे, यहाँ बड़े सेल हैं। बड़े सेल है तो कम मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी, कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ गई। थिकर फाइबर यानी कि डायमीटर ज़्यादा होगा, डायमीटर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, तो कंडक्शन वेलोसिटी ज़्यादा। वहाँ पे स्लो टाइप का एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे फास्ट टाइप का एक्शन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम बेस्ड डिपोलराइजेशन था, यहाँ पे सोडियम बेस्ड डिपोलराइजेशन। इस वजह से मैक्सिमम कंडक्शन वेलोसिटी है हमारी परकेंजी फाइबर्स में। अब हम ऐसा कहते हैं कि जो हमारी एट्रियल मसल है और वेंट्रिकल मसल और बाकी जो हमारा हार्ट है, सबकी कंडक्शन वेलोसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। लेकिन अब एक बात आती है कि एट्रियल मसल की स्लाइटली ग्रेटर होती है वेंट्रिकल मसल से कंडक्शन वेलोसिटी, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। अगर गैनॉग की बात करें तो उसमें दोनों की ही एट्रियल मसल चाहे वेंट्रिकल मसल की कंडक्शन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, लेकिन गाइटन में एट्रियल मसल की कंडक्शन स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा दी है। तो इसका रीज़न ये है कि एट्रियल मसल में हमने देखे थे कई सारे इंटरनोडल ट्रैक्ट्स थे, बैकमैन बंडल और हमारा जो ब्रांच था एंटीरियर इंटरनोडल ट्रैक और ट्रैक्ट ऑफ थॉरेल, ट्रैक्ट ऑफ विंकेबैक, इन सब की वजह से कंडक्शन स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एट्रियल मसल के केस में। और एग्जैक्ट ऑर्डर बात करें तो पुरकेंजी फाइबर की ज़्यादा, फिर एट्रियल मसल की, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वेंट्रिकल मसल और साथ में रेस्ट हार्ट, फिर एसए नोड और लीस्ट एवी नोड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पुरकेंजी फाइबर और एवी नोड का ध्यान रखना है कि मैक्सिमम कितनी है और मैक्सिमम किसकी और लीस्ट किसकी है। डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब बात आती है कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का कार्डियक एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज हुआ तो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी बढ़ेगी, एक जनरल बात है। और पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज हुआ तो हार्ट की ओवरऑल एक्टिविटी घटेगी। अब कुछ टर्म आती है यहाँ पे, क्रोनोट्रॉपिक, ड्रोमोट्रॉपिक, इनोट्रॉपिक, इन सब का मतलब क्या है। तो अब कहते हैं कि सिंपैथेटिक जो अगर स्टिमुलेशन हुआ तो हमारा ये क्या होता है, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक। क्रोनोट्रॉपिक मतलब कि ये हार्ट के जो एसए नोड है उसको क्या स्टिमुलेट कर देगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब स्टिमुलेट, और क्रोनोट्रॉपिक मतलब किसको, एसए नोड को स्टिमुलेट करेगा। एसए नोड को स्टिमुलेट करेगा तो वो जो इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा था वो और तेजी से करेगा, यानी कि रेट ऑफ इम्पल्स प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, उसकी ऑटोमेटिसिटी बढ़ जाएगी, तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम एक बात लाइन में बात करें तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ गया। पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक इसके बाद आता है। पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक मतलब कि कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ गई। इसके बाद पॉजिटिव इनोट्रॉपिक भी होता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन,
यानी कि फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है। किसका कॉन्ट्रैक्शन? एट्रिया का भी, वेंट्रिकल का भी, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाता है। इसके अलावा क्या है? पॉजिटिव बाथमोट्रोपिक यानी कि एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यानी कि एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, कि किसके पास कितनी एबिलिटी है टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? वही वाया जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। तो वही एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटेबिलिटी का होना ज़रूरी है, तो एक्साइटेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक ठीक इसका उल्टा काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक जिसको हम वेगल स्टिमुलेशन भी कहते हैं, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक जो सेंसेशन होती है कैरी करने के लिए कौन सी नर्व? वेगस नर्व, जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, वो ही लेके जाती है हमारी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन को। और वेगस नर्व के जो हमारे एंडिंग्स होते हैं, इस पे हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। और एसिटाइल कोलिन फिर हमारा अलग अलग रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है हार्ट के और अलग वेरियस अदर ऑर्गन्स के, और हमारा पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ठीक उल्टा है यहाँ पे सिंपैथेटिक इफेक्ट के। तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक, नेगेटिव इनोट्रॉपिक और नेगेटिव बाथमोट्रॉपिक। अब एक बात आती है कि अगर हमारा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ वेगस हो गया, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ गई, तो क्या होगा? क्या हमारा एसए नोड इनहिबिट हो जाएगा? यानी कि एसए नोड जो इम्पल्स प्रोड्यूस कर रहा था, क्या वो बहुत ही कम हो जाएगी? क्या कह सकते हैं क्लोज टू जीरो हो जाएगी? हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो एसए नोड हमारा इम्पल्स जनरेट करे ही ना, या फिर अगर वेगस स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो कंडक्शन रुक जाए, कि जो एट्रिया से इम्पल्स आ रही थी वो फिर से वेंट्रिकल्स तक ना जा पाए, वही एवी ब्लॉक हो जाए, जैसा हमने पहले पढ़ा था, थोड़ा हार्ट ब्लॉक अभी पढ़ा था थोड़ा सा स्टोक एडम सिंड्रोम में। तो अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ वेगस हो गया तो वही ऐसे नोड इम्पल्स हो सकता है प्रोड्यूस करना बंद कर दे, या हमारा एवी ब्लॉक हो जाए। तो अब एवी ब्लॉक हो गया तो कोई इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं आ पाए, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेरी एसिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसा है थोड़े टाइम तक होता रहा, 4, 5, 10 सेकेंड तक अगर होता रहा, तो कुछ सेकेंड बाद क्या होगा? हमारा पुरकेंजी फाइबर जो होंगे वो पेसमेकर एक्टिविटी को रीगेन कर लेंगे, लेटेंट पेसमेकर थे, और क्या प्रोड्यूस करने लगेंगे? ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम, यानी कि 15 से 40 बीट पर मिनट अपना क्या प्रोड्यूस करने लगेंगे? अपनी इम्पल्स जनरेट करने लगेंगे, यानी कि एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करने लगेंगे। इसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन हो जाए वेगस का, तो हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है तो फिर पुरकेंजी फाइबर एक्टिवेट होते हैं जो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। इसी फिनोमिना को हमने बोला वेंट्रिकुलर एस्केप, इसी को बोला हमने वेंट्रिकुलर एस्केप। स्टोक एडम सिंड्रोम में थोड़ा अलग था, कि स्टोक एडम सिंड्रोम में क्या था? अगर हम वापस जाएं देखें, स्टोक एडम सिंड्रोम में हमारा हुआ यही था, हार्ट ब्लॉक हुआ था, एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स नहीं आ पा रही थी, एट्रिया से वेंट्रिकल तक इम्पल्स नहीं आ पाई, तो हमारा क्या हुआ? टेम्परेरी वेंट्रिकुलर एसिस्टोल हुआ, जिसकी वजह से हमारा इश्चीमिया हो गया, इश्चीमिया ट्रांजिएंट इश्चीमिया हो गया ब्रेन पे। फिर परकेंजी सेल्स ने क्या करा? परकेंजी सेल ने उसने फिर से रिगेन करी अपनी ऑटोमेटिसिटी की पार, और फिर से उसने इडियोवेंट्रिकुलर रिदम प्रोड्यूस करी। लेकिन ये था हमारा हार्ट ब्लॉक की वजह से, और वहाँ पे क्या हो रहा था? स्पेसिफिकली जो वहाँ पे पॉइंट है वेंट्रिकुलर एस्केप में, हमारा जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो है स्टिमुलेशन ऑफ, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, या ओवर स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। तो कंडक्शन ऑफ हार्ट जो था हमारा, वो हमने ऑलमोस्ट 100% कवर कर लिया है। इसमें इतना ही था। आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो बता देना, और आप ये भी बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी। और
अगर आप कुछ चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कि कोई और वीडियोस कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाई जाए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।